हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से आपकी कक्षा 12 की हिंदी की क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए आज इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है समास के संदर्भ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं समास के संबंध में कुछ बातें हैं जिनको आपको आज देखना है। और चलिए हम बता दें आपको कि यदि आपके एग्जाम में कहीं समास से क्वेश्चन बनते हैं तो छूट कर नहीं जाने पाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो है बहुत ही सरल तरीके से और एक ट्रिक के साथ जो है समासों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम सारे समास को यहीं ख़त्म करते हैं एक वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके जो है समास से बनने वाले कोई क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो चलिए आज आपको पढ़ना है समास और देखना है कि समास होते कितने हैं। तो मैं यहाँ डाल दूँ समास। तो चलिए समास को देखते हैं, समास कहते किनको हैं। तो समास हम पहले बता दें कि दो या दो से अधिक, है ना, या हम ये कह सकते हैं कम से कम दो शब्दों के मेल से जो बनने वाला शब्द होता है वह समास कहलाता है। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम समास कहते हैं। तो आइए इसकी जो है परिभाषा लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। परिभाषा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, शब्दों के योग से बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द, बनने वाला शब्द समास कहलाता है। समास कहलाता है। ये इसकी होगी परिभाषा। ठीक है, समास पढ़ लीजिए। समास होता क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाला शब्द समास कहलाता है। और समास का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। इसको हम समास कहते हैं, सामासिक पद भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये समास होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि परिभाषा कभी आपसे एग्जाम में पूछता नहीं है, वैसे मैंने लिख दी है कि आप समास को समझ सकें कि समास होता क्या है। ठीक है, तो समास को आपने समझ लिया होगा, इसकी परिभाषा भी मैंने लिख दी, समास होता क्या है। अब इसके प्रकार पढ़ना है तो वो आपके एग्जाम में आते हैं जिसके प्रकार होते हैं, यानी है ना, तो हम कह सकते हैं इसमें समास के प्रकार। समास के प्रकार, पढ़ना समास के प्रकार। ठीक है, तो समास जो होते हैं मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। तो लिख देना है यहाँ पे समास, समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। यहाँ से हम एक लाइन निकालते हैं और लिखते हैं समास 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अच्छा, नीचे तक दिखाई तो दे रहा है ना? चलिए, वैसे दिख रहा होगा। तो देखिए 6 प्रकार समास कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें होता है कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है? सबसे पहला समास जो होता है वो होता है कर्मधारय समास।
अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला समास चाहे अव्ययी भाव लिख लीजिए या कर्मधारय लिख लीजिए। चलिए नंबर हमने डाल दिया यहाँ से, और अब लिखना है आपको एक एक करके समासों को। ठीक है, तो उससे पहले आपको लिखना है अव्ययी भाव समास। पहला समास क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 3 है कर्मधारय समास के बाद लिख लीजिए द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास लिखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास 1 2 3 4। फिर पांचवा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष तत्पुरुष समास। छठवां है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ये 6 समास का आपको अध्ययन करना होगा। ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 6। ये 6 समास मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं, इन्हीं को जो है आपको भी नोट डाउन करना है। तो नोट कर लीजिए। अब हम एक एक समास के बारे में चर्चा करेंगे और आपको पहचानवाएंगे कि किस समास में किस प्रकार से इसका जो है समास विग्रह करेंगे और किस प्रकार से इनका अर्थ निकालेंगे और इनकी क्या पहचान होगी। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। हम इसको इरेज करके दोबारा से लिखते हैं एक एक समास के बारे में। तो चलिए पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास, इसकी क्या पहचान होती है। तो पहले सब लोग नोट कर लीजिए हमारे इसको, तभी हम इसको बताना शुरू करते हैं आगे। ठीक है, हाँ तो नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, लिखिए चलिए मैं प्रयास करता हूँ मुझे ना मिटाना पड़े, मैं यहीं पे लिख दूँ, है ना। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसका देखिए पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है। क्या होता है? इसका पूर्व पद अव्यय होता है। अब आपको इन्हें समझना है करके, यानी जो अव्ययी भाव समास होगा इसका पूर्व पद। अच्छा, समास में 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये 2 शब्द दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये। तो ऐसे ही समास में कोई भी शब्द आएगा तो उसमें कम से कम 2 पद बनेंगे, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है जो पहले लिखा हुआ होता है, उत्तर पद का मतलब जो बाद में लिखा हो। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो उसी में हम लिख रहे हैं कि इस समास का पूर्व पद अव्यय होता है। इस समास का पूर्व पद अव्यय, पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। संज्ञा होता है। पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा होता है। अब बाकी एग्जाम्पल आप सीखेंगे। ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक लाइन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और मैं सरलता से इसको जो है पूर्ण करा दूँ। तो आप लोग भी बिना टेंशन लिए किसी प्रकार का आराम से नोट कीजिए। मैं समझाता चलता हूँ, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, इसके बाद मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा तो तुरंत आप पकड़ करोगे कि कौन सा अव्ययी भाव समास है, कौन सा कर्मधारय समास है, कौन सा द्विगु समास है, कौन सा द्वंद्व समास है, कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा बहुव्रीहि समास है। और कभी भी नहीं भूलेंगे, लाइफ टाइम ये जान लीजिए। एक बार आप पढ़िए तो जरा। चलिए मैं अभी एग्जाम्पल इसका लिखने वाला हूँ अव्ययी भाव समास का, तो आपको मैं उसमें से क्लियर कराऊंगा कि कौन सा
पद जो है इसका अव्यय है और कौन सा इसका संज्ञा है। हाँ चलिए, तो मैं अब इसमें एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे प्रतिदिन, क्या जाएगा, जैसे प्रतिदिनम आ जाए, क्या जाए, प्रतिदिनम। चलिए मैं काले पेन से लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं एक करके। अच्छा मैं इसको मिटा दूँ क्या, तो यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए हो जाए पर्याप्त मात्रा में, एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलिए हम इनको इरेज कर रहे हैं ताकि आपकी एक्सरसाइज करने के लिए हो जाए पर्याप्त जगह, है ना, प्रैक्टिस कराने के लिए। पहले नंबर 1 देखते, इसके बाद नंबर 2 देखेंगे। चलो मैंने इनको इरेज कर दिया, अब आप जो है खुल करके यहाँ की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए इस समास का पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा होता है, ये आपने समझ लिया। अब जैसे हम लिख देते हैं इसमें प्रतिदिन, हम इसकी और पहचान कराते हैं आपको कि इसके पूर्व में क्या लगा मिलेगा। इसके पूर्व में आपको बता दूं, ये ट्रिक पॉइंट है, क्या है ये, हम इतना लिखे देते हैं, इसके पूर्व में प्रति यथा बे, है ना, बे हो गया, और बे हो जाता है, प्रा हो जाए, प्रा, आदि, आदि शब्द लगे दिखते हैं, आदि शब्द लगे दिखते हैं, ठीक है। ये शब्द अगर आपको पूर्व में लगे दिख जाएं तो समझ लेना कि यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। एग्जाम्पल जैसे हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे, चलिए जैसे करके लिख लीजिए, जैसे प्रतिदिनम, मैं कालिश करा दिया एक्सरसाइज, प्रतिदिनम, जैसे क्या लिख देते हैं, प्रतिदिनम, ऐसे लिख दीजिए या प्रतिदिन लिख लीजिए, क्या लिखना है, प्रतिदिन या प्रतिदिनम। प्रतिदिनम संस्कृत में हो जाएगा, फिर हिंदी करना है तो प्रतिदिन लिख लीजिए, ठीक है ना। प्रतिदिन हो जाएगा, जैसे यथाशक्ति हो जाए, यथाशक्ति, जी मैंने 2 लिख दिया, और लिख दूँ, जैसे सोच लें थोड़ा, जैसे हो गया, जैसे यथार्थ हो गया, यथार्थ हो गया। तो चलिए इसको करके देखते हैं। जैसे प्रतिदिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रतिदिन। अच्छा डिस्टर्ब हो रहा है क्या कुछ, रुकिए जरा, हाँ ठीक दिख रहा सब कुछ, मुझे लगता कुछ ऊपर डिस्टर्ब हो रहा, रुक जाइए थोड़ा, मैं क्लास सेट कर दूँ थोड़ा। चलिए अब आपको दिख रहा सब कुछ, अब सब कुछ चल रहा सही से, अभी ऊपर जो मिट रहा था अब सब कुछ दिख रहा होगा। तो चलिए प्रतिदिन को आपको जो है इसमें समझा भी दें और इसका हम जो है विग्रह करके भी दिखा देंगे, प्रतिदिन का विग्रह कैसे करेंगे, है ना। और जैसे हम और लिख देते हैं का प्रत्येक, जैसे हो गया, है ना, प्रत्येक, ये हो गया। तो इसमें हम प्रतिदिन का हम लिख देते हैं दिन दिन, विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, इधर तो हो गया समासिक पद और इधर हो जाएगा समास विग्रह, जिसको हम कैसे लिखते हैं, दिन दिन, है ना, दिन दिन प्रति कर सकते हो या दिन दिन भर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिदिनम का होता है दिन दिन यानी हर दिन, ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति का मतलब क्या होता है, शक्ति के अनुसार। ये सब विग्रह लिख रहा हूं मैं, इधर क्या है, इस साइड विग्रह है
शक्ति के अनुसार। यहाँ पे लिखा हुआ यथार्थ। अच्छा, यथार्थ मतलब तो आप जानते हैं ना क्या होता है, वास्तव में, है ना, वास्तविक कह सकते हैं यथार्थ, यथार्थ में ठीक कह सकते हैं ना, सच में या ठीक तरीके से। यथार्थ यानी हम एक तरह से भी कह सकते हैं यथार्थ मतलब जो सामने हो, है ना, यथार्थ है। यथार्थ का मतलब अगर हम देखें इसका विच्छेद करके बन जाता है यथा अर्थ। क्या बन जाता है? यथा अर्थ मतलब अर्थ के अनुसार। क्या कर सकते इसको? यथार्थ मतलब होता है अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार होता है यथार्थ। ठीक है, यथार्थ मतलब करते हैं अर्थ के अनुसार। और फिर लिखा हुआ प्रत्येक। क्या लिखा है? प्रत्येक। अब प्रत्येक का मतलब होता है एक एक के प्रति। क्या होता है? एक एक के प्रति, एक एक के प्रति। चलिए अब हम आपको समझाते हैं। हमने इधर लिखा है समासिक पद और इधर लिखा है समास विग्रह। अब इसको आपको समझना है। हमने यहाँ पे देखिए कुछ पहचान लिखी है कि समास को पहचानना कैसे है। इसका पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। इसमें कुछ पूर्व पद आपको समझ में आ रहा है क्या है? ये देखिए पूर्व पद क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा प्रतिदिन, यथा शक्ति, यथा अर्थ, प्रत्येक यानी प्रति एक। तोड़ के देखो तो क्या होता है? यथा अर्थ प्रति एक यानी प्रत्येक को एक एक करके, है ना, एक एक के प्रति। तो यहाँ पे आपको देखना है, मैंने यहाँ सिर्फ पॉइंट लिखा है कि प्रति आ जाए, यथा आ जाए, बे आ जाए, प्र आ जाए, तो आपको कहना है कि ये क्या है? अव्ययी भाव समास। चलिए मिलाइए। प्रति, प्रति, यथा, यथा, फिर यहाँ यथा, फिर यहाँ यथा, और फिर यहाँ प्रा, यहाँ प्रा। दिख रहा है? ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगर ये सब आते हैं और पूछ लिया जाए आपसे कि चलिए बताइए प्रतिदिनम में कौन सा समास है, तो सीधे बता देना अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में कौन सा समास है, आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। यथार्थ में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। प्रत्येक में कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। तो ये समास आपके समझ में आया। चलिए देखते हैं दूसरा समास। मैंने इसको इरेज कर दिया है। अब देखना है आपको दूसरे नंबर समास। दूसरे नंबर में हमने क्या लिखाया था? चलिए 6 पढ़ना है। हो गया अव्ययी भाव समास। अब है नंबर दूसरा, तो कर्मधारय समास हमने लिखवाया था, है ना, तो कर्मधारय लिखना है आपको। नंबर 2 है कर्मधारय समास। ये हो गया कर्मधारय समास। चलिए देखें कर्मधारय समास की क्या परिभाषा होती है। हाँ चलिए देखते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष से होता है। क्या होता है? इसका पूर्व पद विशेषण होता है। कर्मधारय समास में हम इसमें लिखेंगे इस समास का पूर्व पद विशेषण होता है। इस समास का पूर्व पद क्या होता है? विशेषण। इस समास का पूर्व पद विशेषण, विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। उत्तर पद विशेष से होता है, विशेष से होता है। उत्तर पद विशेष से होता है तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो हमने आगे नहीं लिखना हमको, अब हमने लिख दिया यहाँ पे कि इस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। तो पहले ये समझ लीजिए विशेषण क्या होता है, विशेष से क्या होता है। इन दोनों शब्दों को आपको समझना है। जब आप इतना नहीं समझ पाओगे तो आप आगे पहचान ही नहीं पाओगे कि समास है कौन सा समास। चलिए विशेषण हम आपको बता दें। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी
संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जब वे किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। या हम सर्वनाम ना कहेंगे, हम सीधे से अगर कह दें कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वही क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे विशेषण आएंगे। तो हमने बताया कि पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष होगा। तो विशेषण आप जान पाएंगे, जैसे हम कह दें गोरा लड़का, काला लड़का, बुद्धिमान लड़की, है ना, होशियार बच्चा, चालाक लड़का, ऐसे शब्द रहते हैं। तो चालाक है, होशियार है, गोरा है, काला है, नीला है, पीला है, ये सब क्या है, सभी विशेषण होते हैं। तो अब आपको जो है पहचान करना होगा, ये शब्द कहीं ना कहीं विशेषण लगा होगा। अगर हम कहते हैं नील कमल, जैसे क्या बोलते हैं नील कमल, तो शुरुआत में आपको क्या लगा मिलेगा, नीला कमल, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल में लिखें तो आप समझ जाओगे एग्जाम्पल तुरंत, है ना। जैसे लिखते हैं यहाँ पे, जैसे नील कमल, है ना, नील कमल, ये हमने लिखी एक शब्द नील कमल। अब इसमें आप कहेंगे सर दो शब्द, इसमें दो शब्द कहाँ पे हैं, तो हम बताएंगे ना कि समास में दो शब्द हैं, एक पूर्व पद एक उत्तर पद। तो पूर्व पद है नील और उत्तर पद है कमल, समझ तो आ रहा है ना। ये है पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, नील कमल। यानी हम नील कमल का अगर हम यहाँ पे करते हैं विच्छेद कर, समास विग्रह कर दें तो क्या बन जाएगा, नीला है जो कमल, क्या बनाएंगे, नीला है जो कमल, उसी को तो कहते हो नील कमल, नीला है जो कमल। अच्छा, इसमें जो है जो का अर्थ विशेषता निकलता है, ठीक है ना। जब आप इसको विग्रह करेंगे इसमें है जो का अर्थ निकालते हैं, नीला है जो कमल। अब इसमें आपको देखना है कि देखिए पहला पद पूर्व पद विशेषण है, विशेषण किसकी बता, ये विशेषता किसकी बता रहा है, कमल की। यानी कमल क्या इसमें विशेष है और ये है विशेषण, ये क्या है, ये है विशेषण, क्या है विशेषण, और ये क्या है, ये है विशेष्य, ये है विशेष्य, ये है विशेषण और ये है विशेष्य। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि इस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। देखिए पूर्व पद है विशेषण, उत्तर पद है विशेष्य। तो विशेष्य की हमेशा विशेषता बताई जाती है, ठीक है। अब हम देखिए इसकी क्या विशेषता बताइए, नीला है जो कमल, तो नीला कमल, कमल कैसा है, तो आप बताओगे सर कमल तो नीला है। हम कहते हैं पीत कमलम, तो आप कहते हो सर पीला कमल, पीत कमल तो पीला कमल, नील गाय, नीली गाय, है ना। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं कर्मधारय समास। नील कमल जिस हो गया नीला, तो नीला है जो कमल, नील गाय, है ना। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे नील गाय, नील गाय, पीत पट, पीत पट, पीत पट, पीत पट मतलब नील गाय मतलब नीली है जो गाय, है ना, नीली, नीली है जो गाय, पीला है जो वस्त्र, पीत पट, पीला है जो, पीला है जो वस्त्र, ये पीत पट, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका पूर्व पद सभी, इसमें पीत लगा, पीला, इसमें नीला, इसमें नीला, है ना। तो ये क्या बोध करा रहे हैं, पूर्व पद इसके विशेषण का बोध करा रहा है, उत्तर पद विशेष्य का। ये एग्जाम्पल भी हो गए। अब आइए देखते हैं अगला तीसरे नंबर का समास। तीसरे नंबर में हमने बताया दीर्घ समास। क्या बताया है, दीर्घ समास। दीर्घ समास भी बहुत सरल है, आप देखते ही समझ जाएंगे। दीर्घ समास जो होता है इसका पूर्व पद संख्यावाची होगा। संख्यावाची मतलब समझते ना, कहीं ना कहीं गिनती लगी होगी, क्या लगी होगी, गिनती आएगी। जैसे 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, मतलब ऐसे गिनती लगी हुई आपको दिखेगी। तो चलिए हम लिखते हैं नंबर 3 दीर्घ समास। नंबर 3 है दीर्घ समास। इसमें ज्यादा पहचान आपको नहीं सीधे लिख देना, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है।
पद संख्यावाची पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो इसमें कौन सा पूर्व पद आएगा जो संख्या को दिखाएगा? जैसे हम कह देते हैं चौराहा, क्या कहते हैं, जैसे हो जाएगा चौराहा, चौराहा, त्रिभुज, है ना, चौराहा हो जाता है, त्रिभुज हो जाता है। ये शब्द क्या है? ये आपके संख्यावाची शब्द हैं। पूर्व देखिए चौराहा में चार गिनती दिखा रहा है, यानी चार राहों का समाहार, और त्रिभुज है ना, यानी तीन भुजाओं का समाहार। इसमें जो अर्थ निकलेगा समूह या समाहार का अर्थ निकलेगा। जब आप इसमें क्या करोगे? विग्रह करोगे। चलिए विग्रह करते चलते हैं। एक हो जाएगा चौराहा, एक हो जाएगा त्रिभुज, यहाँ है त्रिवेणी, है ना, त्रिवेणी, त्रिवेणी, ये शब्द हैं, ठीक है। तो इनका जब हम वो करेंगे, विग्रह करेंगे, तो क्या बन जाएगा? चार राहों का समाहार, ये समूह, चार राहों का समूह, तीन भुजाओं का समाहार, है ना, तीन भुजाओं का समूह या समाहार लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का समाहार, तीन नदियों का समाहार, तीन नदियों का समाहार, तीन नदियों का समाहार। अभी आपको थोड़ा एक समास और आएगा जो ऐसा ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सेम ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप कहेंगे सर जी इसमें भी तो गिनती का बोध हो रहा है, पूर्व पद संख्यावाची दिख रहा है। तो संख्यावाची तो होगा, पर उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हम बताएंगे और एक समास जो बहुब्रीहि समास है, उसमें भी संख्यावाची तो आते हैं, परंतु उसमें जो है अर्थ ऐसा नहीं निकलेगा। उसमें अर्थ किसी न किसी देवता या दानव का जरूर निकलेगा, किसी न किसी विशेष वस्तु का जरूर अर्थ निकलेगा। तो आप वहाँ पे समझेंगे कि ये कैसा शब्द है, तो वो कौन सा समास है, तो आप उसको कहेंगे बहुब्रीहि समास। उसमें किसी देवता, दानव या विशेष वस्तु का बोध कराएंगे, यानी दो पद मिल करके किसी तीसरे की ओर अर्थ ले जाएंगे। दो पद मिल करके तीसरे की ओर अर्थ ले जाएंगे तो हम बहुब्रीहि समास होगा, लेकिन दीर्घ समास में पूर्व पद संख्यावाची निश्चित रूप से होगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तो इसको इरेज करके लिखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर है सबसे सरल समास यही है। चलिए इसको लिखते हैं। चौथा नंबर में क्या है? द्वंद्व समास। सबसे सरल समास द्वंद्व समास है, इसको आप देखते ही पहचान जाओगे। नंबर 4 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आप इसमें लिखेंगे, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद भी उत्तर पद भी। दोनों पद अगर प्रधान नहीं होंगे तो बिना दोनों के वो अपना अर्थ नहीं दे पाते। इसमें मतलब दोनों की प्रधानता होती है। जैसे अपार्थ समझेंगे, है ना, और उसका जो विग्रह करेंगे तो और का अर्थ निकालेंगे। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अब विग्रह करने पर और का अर्थ देते हैं, है ना, बीच में और लग जाता है। विग्रह करने पर और का अर्थ देते हैं। विग्रह करने पर
तो ये देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से। जैसे हम कह देते हैं कि भाई बहन, क्या बोलते हैं, भाई बहन। अब देखिए ये दोनों पद प्रधान नहीं है, भाई अपनी जगह ये भी मुख्य है और बहन ये भी मुख्य है ना। संसार में दोनों के बिना जो है बात अधूरी रहती है, ठीक है। इसमें कहते हैं स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, माता पिता, माता पिता, ये सब क्या है, द्वंद्व समास। बताइए कौन सा ऐसा शब्द जो दोनों में से मुख्य नहीं है। भाई, इसकी भी अपनी एक अलग भूमिका है, बहन उसकी भी अलग भूमिका है। कहने वाले दोनों पद क्या है, प्रधान है, ये भी मुख्य, ये भी मुख्य, स्त्री भी मुख्य, पुरुष भी मुख्य, माता भी मुख्य और पिता भी मुख्य है ना। और इनमें जो इसका विग्रह होगा तो विग्रह कैसे करेंगे, तो भी देख लीजिए विग्रह भी। इनमें मैंने बताया था कि और अर्थ निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में और जोड़ दीजिए, विग्रह हो गया समास का, तो हो गया समास विग्रह। तो जैसे इसमें करें भाई, अब बहन के बीच में, इनके दोनों बीच में लगा और, भाई बहन का मतलब होता है भाई और बहन, ये है द्वंद्व समास। इस तरह स्त्री और पुरुष क्या कर दोगे, स्त्री और पुरुष, माता और पिता, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए जो आपको लगे कि दोनों मुख्य हैं, है ना, तो तुरंत आप उसको बना दीजिए विग्रह कर दिया और लगा करके यहाँ पे समझ लेना है कि क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास नाम से द्वंद्व है, यानी दोनों प्रधान है, ये भी और ये भी, है ना, द्वंद्व। आप इसमें समझ लीजिए कि ये भी प्रधान, ये भी प्रधान, मतलब ये पद भी प्रधान और ये भी प्रधान। प्रधान का मतलब ग्राम प्रधान से नहीं है, मुख्य से, प्रिंसिपल, ठीक है। माता और पिता, इसको भी कर लीजिए, ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब है 5वां नंबर, चौथा हो गया, 5वां 6वां 2 बचे हैं, उनको भी चलिए कंप्लीट कराते हैं। तत्पुरुष समास नंबर 5 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास, चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं तत्पुरुष समास की। चलिए इसमें हम देख सकते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में देखिए, अगर आपने कारक चिन्ह पढ़ा होगा, है ना, कारक चिन्ह भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपना से अलग होना, संबंध का के किरारे दी अधिकरण में पर, ये कारक चिन्ह आपने भी पढ़ा होगा। तो ये जो समास है उसमें कर्ता कारक को छोड़कर और संबोधन कारक को छोड़कर, कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ करके शेष सभी विभक्तियां इसके अंतर्गत, सारे कारक चिन्ह इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया कि कर्ता कारक को और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारक इसके अंतर्गत आते हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ठीक है। शेष सभी कारक चिन्हों का बोध कराता है, किसको किसको छोड़ करके, तो हम लिख देते हैं कर्ता कारक को छोड़कर, कर्ता कारक तथा संबोधन को छोड़कर, संबोधन
सभी कारक चिन्ह, शेष सभी कारक चिन्ह इस समास के अंतर्गत आते हैं। इस समास के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसमें बहुत विशेष ध्यान आपको परिभाषा पर नहीं देना। परिभाषा सिंपल से आपको एक बार पढ़ लेनी है मात्र, फिर आपको एग्जाम्पल फोकस करना है तो परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, अगर आप इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे ना तो एग्जाम्पल आप नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे सही से। तो आप एग्जाम्पल ज़्यादा ध्यान दिया करें। मैं परिभाषा लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा मैंने? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो उत्तर पद कौन सा होगा? जब कोई समास लिखा जाएगा तो पीछे वाले पद को देखना है, आगे वाले को नहीं देखना है। समझ में आया इतना? तो पूर्व पद को नहीं देखना, उत्तर पद केवल देखना है। इसमें क्या होगा? उत्तर पद मुख्य होगा। अब जैसे हम एक आठ लिखें तो आपको समझ में आएगा। जैसे कहते हैं गगनचुंबी, है ना? जैसे लिख दें, नाम सुना गगनचुंबी का कि नहीं? जैसे लिख दें गगनचुंबी, गगनचुंबी, इसमें क्या लिख दिया? गगनचुंबी, है ना? और लिख दें एग्जाम्पल, जैसे हो जाता नेत्रहीन, है ना? नेत्रहीन गगनचुंबी, नेत्रहीन हो गया। और लिख देते हैं एक दो, और लिख दीजिए सुख प्राप्त हो गया, सुख प्राप्त हो गया। और आ जाएंगे, और लिख दीजिएगा जैसे हो जाए शिवार्पण, क्या हो जाए? शिवार्पण, शिवार्पण। चलिए, अब इसका जो है आपको विग्रह करना। ये तो हो गए समास, तो विग्रह बाद में करिएगा। मैं इसको देखिए तो क्या लिखा है? गगनचुंबी, उत्तर पद को देखना है। इसमें हमने क्या बताया? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, यानी मुख्य रूप से जो है उत्तर पद प्रधान है। नेत्र से हीन, सुख प्राप्त, शिव अर्पण। अब देखिएगा जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या करोगे आप? गगनचुंबी मतलब गगन को छूने वाला या गगन को चूमने वाला, है ना भाई? गगनचुंबी का मतलब क्या होता है? गगन को छूने वाला या चूमने वाला। चलिए इसको लिख देते हैं। जैसे गगन को, गगन मतलब समझते हैं क्या होता है? गगन मतलब है आकाश, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। ठीक, फिर सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त, है ना? सुख को प्राप्त। जैसे शिव अर्पण, शिव को अर्पण, शिव के लिए अर्पण होगा। क्या होगा? शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। ये इसके जो है विग्रह हो गए। तो आपको ध्यान क्या देना है इसमें, जरा देख लीजिए, नहीं कह देंगे सभी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। देखिए यहाँ लिखा गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। और हमने आपको बताया था कि कुछ कारक चिन्ह होते हैं, तो कौन कौन से कारक चिन्हों को छोड़ना है? यानी इसमें कर्ता कारक को छोड़ देना है और संबोधन कारक को छोड़ देना है। तो बताइए कारक चिन्ह क्या होते हैं? चलो देखिए, मैं थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूँ कारक चिन्ह की। कैसे कारक चिन्ह होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं? यहाँ पे देखिएगा, कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो कर्ता को करना नहीं, कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से के द्वारा, करण से के द्वारा।
संप्रदान के लिए, संप्रदान का चिन्ह के लिए, है ना। अपादान से अलग होने का अर्थ में अपादान आ जाए, कारक अपादान से अलग होना। फिर संबंध का के किनारे भी अधिकरण में पर आता है और फिर संबोधन आता है। तो हमने एग्जाम्पल की थोड़ी सी एग्जाम्पल झलक दिखाई है, क्योंकि कारक चिन्ह नहीं पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं क्या हम समास। समास में आपको देखना है तो बताइए चिन्ह मिलाइएगा, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ। चिन्ह जरा मिलाना, ये किससे मैच कर रहा है। इनमें कोई ऐसा है इस साइड में लिखा हो, इस साइड में ये है, ये है, ये है, ये है, इनमें किसी से मैच कर रहा है, इसको मिलाइए। ये चिन्ह है कोई, कौन कर्म, यानी इसमें कौन सी भक्ति है, द्वितीय भक्ति, क्योंकि कर्ता जो होता है प्रथम भक्ति होती है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये तीसरी भक्ति, ये चतुर्थी भक्ति, है ना। क्या ये चतुर्थी, आगे जाओ पंचमी षष्ठी, ऐसे। इसमें कौन सा चिन्ह आया, इसमें कौन सा चिन्ह आया, इसमें कौन सा चिन्ह आया और इसमें कौन सा चिन्ह आया, मिलाइए। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, से किसमें आया है, से के द्वारा, ये है ना कर्म कारक है, यानी तृतीय भक्ति इसमें। ये नेत्र से हीन, इसमें तृतीया, सुख को प्राप्त कर्म कारक है ना। शिव के लिए, इन संप्रदान के लिए चौथी भक्ति, ठीक है। तो आप इसमें जो है जितने भी कारक हैं तत्पुरुष समास में सब इसी में आना है, ठीक है। तत्पुरुष समास में आएंगे, या जितने भी कारक चिन्ह हैं सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। और आपको बताना है कि कैसा तत्पुरुष है, ये द्वितीय तत्पुरुष है कि तृतीय तत्पुरुष है कि चतुर्थी तत्पुरुष है कि पंचमी तत्पुरुष है। तो इनसे आपको पता चलेगा। तो द्वितीय से स्टार्ट करना है, षष्ठी तक जाना है। अब है आज का लास्ट समास और वीडियो का लास्ट प्रश्न भी, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक भी। चलिए, तत्पुरुष समास के बाद कौन सा आ जाता है, आता है बहुब्रीहि समास। ये भी समास बहुत ही सरल है, मुश्किल नहीं है जरा भी। तो लिखना है आपको बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास क्या कह रहा है, इसकी क्या पहचान होती है। इस समास के दोनों पद मिलाकर के किस तीसरी को संकेत करेंगे। इस समास के दोनों पद मिलाकर इस समास के दोनों पद, इस समास के दोनों पद मिलकर के, है ना, थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं इस समास के जो है दो पद होते हैं, है ना। इसमें भी अब दो पद तो हम मैंने पहले से ही बताया है आपको। दो पद कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे एक प्रथम पद होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो इस समास के दोनों पद मिलकर, है ना, इस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। किसी तीसरे को संकेत करते हैं। जैसे जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं गंगाधर, गंगाधर, है ना, चक्रपाणी,
चक्रपाणी, है ना, या हम कहते हैं इसको त्रिलोचन कहते हैं, जिसे त्रिलोचन। ठीक है, त्रिलोचन कर दिए। और आप कर सकते हैं चंद्रधर कर सकते हैं ना, ये चंद्रशेखर कर सकते हो, या हम इसमें लिख देते हैं सीधे एक दंत, एक दंत, एक दंत। अब इनमें देखिए, जैसे गंगाधर, जिसका अर्थ क्या निकलता है, गंगा को धारण करने वाला। तो बताइए गंगा कौन धारण किए हुए हैं? तो सभी लोग कहेंगे सर जी शिव के जटा में गंगा जी समाई गई है ना। तो गंगा को धारण करने वाला अर्थात गंगाधर किसके लिए आया है? तो आप कहोगे सर शिव के लिए आया है। तो देखिए न इसमें गंगा अपना अर्थ दे रही है, न धार अर्थ दे रहा है, दोनों को मिलाकर एक तीसरे को संकेत कर देते हैं। गंगा को धारण करने वाला अर्थात कौन? तो कहते हो सर शिव, है ना। तो शिव है गंगा को धारण करने वाला, मतलब बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी यानी चक्र है हाथ में जिसके, तो बताइए कौन? तो कहोगे सर सुदर्शन चक्र धारण कौन करता है? तो कहोगे भगवान विष्णु, अर्थात एक ही तीसरे को संकेत कर दिया है। जैसे त्रिलोचन, तीन है नेत्र जिसके, कहो कौन है? शंकर जी के अलावा और किसी के क्या तीन नेत्र? फिर है एक दंत, एक दंत किसके लिए कहा जाता है, किसके लिए प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे सर ये गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? गणेश जी के लिए, क्योंकि गणेश जी का एक दांत जो है परशुराम ने काट दिया था अपने फरसे से ना, तो एक ही बचा था, जिनके लिए जो है ये सब प्रयुक्त होता है एक दंत। आपने सुना भी होगा इनकी चौपाइयों में या इनकी वंदना में, जो गणेश वंदना होती है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, है ना। तो एक दंत किसको कहा गया? गणेश जी को, अर्थात ये भी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, मतलब ये भी कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब इनका जो है आप विच्छेद देख सकते हैं, यानी विग्रह कर सकते हैं, समास का विग्रह, यानी गंगा को धारण करने वाला था शिव, गंगा को धारण करने वाला, है ना, गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। ठीक है, चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, है ना, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। फिर है त्रिलोचन, जिसका भी आप कर लीजिए, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, एक दंत, एक है दांत जिसके अर्थात गणेश। ये आप लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, मैंने बोल दिया है तो इनको जो है आप लिख सकते हैं। एक बार वीडियो बैक करेंगे तो जो मैंने बोला है वो आपको फिर से सुनाई देगा, तो उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जो है सारे समास का रिविजन कर लीजिए। ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और आपके कोई क्वेश्चन इससे छूटने वाले नहीं हैं, समाज से बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई भी मतलब ये नहीं कि चाहे क्वेश्चन जहाँ से आए, अगर समाज से बनने वाले क्वेश्चन है तो कहीं से आपके छूटने वाले नहीं हैं, आप तुरंत पहचान जाएंगे। मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कराई है, पर आप इसमें जो है मैंने जितने भी कराए हैं तो आपके अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए।